हाँ जी, 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट, सेशन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पे आने जा रहा है। उम्मीद करता हूं सेशन नंबर 1 आपने देख लिया होगा। सेशन नंबर 1 में हमने डिफॉल्ट स्कीम की बातें की थी। एक पॉइंट छोटा सा हमारा बैलेंस था जो मैं बताने जा रहा हूं कि डिफॉल्ट स्कीम अगर आप लेते हो तो उनके ऊपर एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इट मींस अगर मैं नॉर्मल स्कीम लूंगा तो मुझे एएमटी भी निकालना पड़ सकता है, आपने एएमटी वाला चैप्टर किया होगा, बट डिफॉल्ट स्कीम वाला केस में एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल स्कीम की। तो नॉर्मल स्कीम ध्यान रखना, नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल तुम्हें कब करनी है, तुम्हें किस किस नाम से क्वेश्चन बनेगा ताकि तुम्हें पता लगे कि नॉर्मल स्कीम्स फॉलो करने। पहला, अगर उसने लिख दिया कि तुम्हें नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करने हैं तो नॉर्मल स्कीम लगाओ। अगर उसने लिख दिया कि ऑप्शनल स्कीम से टैक्स निकालो तो ऑप्शनल स्कीम का मतलब नॉर्मल स्कीम। अगर उसने लिख दिया कि आपको टैक्स निकालना है ओल्ड रिजीम से तो फिर हमें ये वाली स्कीम फॉलो करनी है। अगर वो लिखे शिफ्टिंग आउट फ्रॉम डिफॉल्ट स्कीम या ओप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट स्कीम, मतलब अगर वो शिफ्टिंग आउट वर्ड यूज कर रहा है या ओप्ट आउट वर्ड यूज कर रहा है तो समझ लेना कि वो नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा है, क्योंकि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि स्कीम कौन सी फॉलो करनी है। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें स्कीम कौन सी फॉलो करनी है, तो मेरे भिंडी कलर के बच्चों तुम्हें फिर दोनों स्कीम से आंसर देकर आना है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है तो फिर आप एजम्पशन लिख के आएंगे, जो भी एजम्पशन लिख के आएंगे उसके बेस पे आप आंसर देख के आएंगे। सर आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप डिफॉल्ट स्कीम से करके आए क्योंकि वही हमारी डिफॉल्ट स्कीम है। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है तो फिर उस स्कीम से करके आए, नहीं लिखा तो दोनों स्कीम से करके आए। बट अगर क्वेश्चन कम नंबर का है तो अपनी एजम्पशन लिख के आए, उसके बेस पे क्वेश्चन करके आए, बस ये पर ध्यान दो। अब नॉर्मल स्कीम की बात करते हैं। देखो नॉर्मल स्कीम में क्या है, नॉर्मल स्कीम में रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बेस पे आपके रेट ऑफ टैक्स डिसाइड होंगे। नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, डिफॉल्ट स्कीम में क्या होता है, डिफॉल्ट स्कीम में एज हमें चेक नहीं करनी होती, बट नॉर्मल स्कीम में एज हमें चेक करनी है। अगर तुम्हारी एज लेस देन 60 है तो रेट तुम्हारे अलग है, 60 और मोर है, लेस देन 80 है, रेट तुम्हारे अलग है। अगर एज 80 और मोर है, रेट तुम्हारे अलग है। लेस देन 60 वाले केस में 2.5 लाख एग्जाम्प्ट, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5%। फिर अगर मान लो 5 लाख से लेके 10 लाख तक है सीधा 20%, और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर सीधा 30%। सेकंड कैटेगरी में 3 लाख एग्जाम्प्ट है, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, फिर 10 लाख से ऊपर सीधा 30%। तीसरी कैटेगरी में 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक सीधा 20%, और फिर 10 लाख के बाद सीधा 30%। ये रेट ऑफ टैक्स यहां पे एप्लीकेबल होंगे। बट अगेन बोल दूं, ये सिर्फ रेजिडेंट वाले केस में है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, हेलो ओए इधर, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट वाले केस में सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। वहां 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट वहां पे नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि सामने वाला पर्सन कौन है। उसके बाद फिर यहां पर एक बात और करते हैं। अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल को अगर वो 60 साल का हो रहा है, इनकम टैक्स के लिए 31 मार्च को मान लेंगे। अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल को 80 साल का हो रहा है, इनकम टैक्स पर्पस के लिए 31 मार्च को ही मान लेंगे, तो लिमिट उसको 31 मार्च के बेस पर दे दी जाएगी, मतलब उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा। ये बात ध्यान दो, ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। सर यहाँ पे सरचार्ज की बात बताओ। सरचार्ज वाले केस में यहाँ पर 37% वाला सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है। याद करो, सरचार्ज के रेट आपने डिफॉल्ट स्कीम में कुछ अलग किए होंगे। यहां पर क्या है, 50 लाख तक नील, वहां भी सेम है। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, वहां भी सेम है। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15%, वहां भी सेम है। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक 25%, जबकि वहां पे 2 करोड़ के बाद हमेशा 25%, और 5 करोड़ के बाद यहां पे 37% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा अगर आपने ओल्ड रिजीम ली है। बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। और सर जहां सरचार्ज है वहां पर एमआर मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर टैक्स इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा है उस केस में आपको एमआर यहां पर दिया जाएगा, सेम जैसे डिफॉल्ट स्कीम में है वैसे यहां पर भी है। फिर बात करते हैं रिबेट की। अब रिबेट यहां पर 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन आप इंडिविजुअल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, तीसरी कंडीशन आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए बस। वहां पे 7 लाख था, यहां 5 लाख है। अब रिबेट कितनी मिलेगी, जितना भी तुम्हारा टैक्स बनेगा वो, और फिर 12,500 रुपए विच एवरेज लेस, मतलब मैक्सिमम जो रिबेट मिलेगी 12,500 तक मिलेगी, उसके ऊपर की रिबेट नहीं मिलेगी। एक बात मेरी समझ में आ रही? उसके बाद हाँ जी हेलो भाई साहब सुनो, अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो कोई रिबेट तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है कोई रिबेट नहीं मिलेगी, नॉर्मल टैक्स निकालना पड़ेगा, सेस जोड़ना पड़ेगा, कोई भी रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है। ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी बातें आपके निकल के आ रही हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा।
जो मेरी अगली वीडियो होगी, जो तीसरी वीडियो होगी मेरी 11 मिनट की, उसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे स्पेशल इनकम की, क्योंकि बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं ना, सर 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 कहाँ रिबेट नहीं मिलनी, सर सर बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट कैसे यूज करनी है, सर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो वो सारी कंफ्यूजन मैं तुम्हारी दूर करूंगा तीसरी वीडियो के अंदर। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। जो रिबेट की बातें हमने की हैं डिफॉल्ट स्कीम में, और जो रिबेट की बातें की हैं नॉर्मल स्कीम में, सारे बच्चे कान खोल के सुन लो। रिबेट आपको हर इनकम के टैक्स में से मिलेगी। सर बिजनेस की इनकम का जो टैक्स होगा रिबेट मिलेगी, मिलेगी। सर जो हमारा कैजुअल इनकम होगी, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, इसके टैक्स में से रिबेट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सर हाउस प्रॉपर्टी के टैक्स में से मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सब में से रिबेट मिलेगी। किसमें से नहीं मिलेगी? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कान खोल के सुनना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, नोट 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, उसके टैक्स में से गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें कोई रिबेट नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। और हाँ, जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है, जो अनएक्सप्लेन मनी होती है, उसके टैक्स में से भी रिबेट नहीं मिलती, क्योंकि वो तुम्हारी ब्लैक मनी होती है। गवर्नमेंट उस पर डायरेक्टली 78% इफेक्टिव टैक्स लगाती है, तो उसमें से भी रिबेट नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स में से भी रिबेट नहीं मिलेगी, बाकी सब टैक्स में से रिबेट मिल जाएगी। ये बात ध्यान देना। तो जब तुम क्वेश्चन करोगे बहुत ध्यान से देखना कि कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला टैक्स तो नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये बातें आपकी मोटी मोटी ओल्ड रिजीम के अंदर निकल के आती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको पैक कर दें, पक्का पक्का जी। और इसके अंदर और इसके अंदर और इसके अंदर और कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कंपनी के टैक्स रेट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी के टैक्स रेट तुम्हें सब पता है। आपके इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी वाले केस में 35% का टैक्स रेट हो चुका है। इंडियन कंपनी वाले केस में दो केस होते हैं, या तो स्मॉल कंपनी या लार्ज कंपनी। स्मॉल कंपनी अगर टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है तो स्मॉल कंपनी रेट 25% है। अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है तो बड़ी कंपनी रेट 30% है। बट हाँ, अगर किसी कंपनी ने 115 बा या 115 बाब का ऑप्शन लिए तो 115 बाब वाले केस में इफेक्टिव रेट होता है 25.168%, और 115 बाब वाले केस में अगर आपका इफेक्टिव रेट है वो 17.16% है। बट एग्जाम के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैंने तुम्हें बता दिया, चलो टाइम बचा था तो मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप खुद भी एक बार पढ़ सकते हो। हाँ, फिर एक एग्रीकल्चर इनकम वाला पार्ट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। एग्रीकल्चर इनकम वाले केस में ध्यान देना। देखो, एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जम्प्ट होती है, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वैसे एग्जम्प्ट होती है, बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना एग्रीकल्चर इनकम भी दी होती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी होती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट कर देते हैं और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा देते हैं। वो हरकत मत करके आना। अगर तुम्हें क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम भी दी है, तुम्हें क्वेश्चन में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी है, तो गवर्नमेंट कहती है वहां पे ना पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से टैक्स निकलेगा। सर ये मेथड क्या होता है? यही तो मुसीबत है। कोई मुसीबत नहीं है। पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड पहली बात कब लगता है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन, तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है। नेट एग्रीकल्चर इनकम मतलब टोटल एग्रीकल्चर इनकम माइनस में जो तुमने एक्सपेंडिचर की है उसको माइनस करने के बाद जो तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम है 5000 से ज्यादा है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। सर एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी? वो डिपेंड करता है स्कीम कौन सी ली है। अगर नॉर्मल स्कीम ली है तो 2.5 लाख, 5 लाख या 3 लाख जो भी है। अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है तो 3 लाख। तो अगर तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है तो फिर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से टैक्स निकलेगा। सर कैसे निकलेगा? 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, जितनी तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दो, दोनों को जोड़ के नॉर्मल रेट से टैक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 1 ही हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है? जितनी भी तुम्हारी आपकी वो इनकम है, नेट एग्रीकल्चर इनकम है, उस नेट एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्पशन लिमिट जो तुम्हारी है वो जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के टैक्स निकाल दो। फिर स्टेप नंबर 3 में स्टेप 1 के टैक्स में से 2 का टैक्स माइनस कर दो, और अगर कोई रिबेट है तो रिबेट दे दो, नहीं तो 4% सेस जोड़ो और काम खत्म करो। इसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। देखो यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप यहां पे चेक करोगे तो पार्शियल इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे पहली बात किसको लगेगा? आप इंडिविजुअल हो, एओपी हो, बीएचयूएफ हो, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। स्टेप नंबर 1 नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर दोनों को जोड़ के टैक्स निकाल दिया। स्टेप नंबर 2 नेट एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट जोड़ दी, टैक्स निकाल दिया। स्टेप नंबर 3
स्टेप 1 के टैक्स में से 2 का टैक्स माइनस कर दिया और फिर उसमें सरचार्ज या रिबेट जो भी ऐड या लेस करना वो करके 4% सेस जोड़ा, फाइनल आंसर आपके सामने आ गया। बट एक बात और ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें इनकम दी होती है ग्रोस, जैसे मान लो ध्यान देना टी, रबर और कॉफी। अब टी, रबर और कॉफी वाले केस में याद करो, इनकम टैक्स में हमने टोटल इनकम वाले क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन में टी वाला क्वेश्चन आ गया था और टी वाले क्वेश्चन में सारे बच्चों ने गलती की थी। तो जहां भी तुम्हें टी, रबर, कॉफी दिखे अलर्ट हो जाना। टी वाले केस में क्या होता है, 60% इनकम एग्रीकल्चर होती है, 40% नॉन एग्रीकल्चर होती है। रबर वाले केस में 65% एग्रीकल्चर होती है, 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। कॉफी वाले केस में दो केस होते हैं, अगर कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है तो फिर 75 एग्रीकल्चर, 25 नॉन एग्रीकल्चर। अगर कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड तो फिर 60% एग्रीकल्चर, 40% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये मोटी मोटी बातें आपके एग्रीकल्चर में निकल के आती हैं, ये रेशो आपको ध्यान में देके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बार बार सुनते रहना, आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी। फिर मिलूंगा वीडियो नंबर 3 में, देन हमारा चैप्टर 1 आप खुद देख लो, आधे घंटे में चैप्टर 1 आपका रिवाइज हो जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर हो जाएंगी। वीडियो 3 में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी स्पेशल इनकम है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।